सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे करप्शन की। पाकिस्तान करप्शन में अफगानिस्तान से भी आगे निकल गया। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरे साल भी करप्शन में तरक्की हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में पाकिस्तान 124वें नंबर पर आ गया। 2 साल में पाकिस्तान ने करप्शन में तरक्की की 7 मनाजिल और हासिल कर ली। पाकिस्तान में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ गई। पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रेटिंग 120 से बढ़कर 124 हो गई। अफगानिस्तान में करप्शन कम हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2020 की करप्शन कहानी सफ़े अव्वल पर चस्पा कर दी। पाकिस्तान करप्शन में तरक्की की मजीद 7 मनाजिल तय करके अफगानिस्तान से भी आगे निकल गया। करप्शन इंडेक्स रेटिंग के तहत पिछले साल पाकिस्तान का 120वां जबकि इससे पिछले साल 117वां नंबर था। भारत में भी करप्शन 2 दर्जे बढ़ गई। नेपाल, ईरान का करप्शन स्कोर 1 पॉइंट कम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की शरह कानून की हुक्मरानी के शोबे में बढ़ी है। रवा साल पाकिस्तान करप्शन की आलमी दर्जा बंदी में 4 दर्जे कम हो गया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगी इस रिपोर्ट पर आप? देखिए, ये 90 दिन की करप्शन खत्म करने वाली सरकार ने जो बातें की हैं कि 90 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे, अब ये दुनिया की मोतबर एजेंसी ने इस वक्त इनको 7 पॉइंट करप्शन पाकिस्तान और गिरा है। और ये बहुत अहम बात है। और जिस तरह गिरा है, कैसे गिरा है, वो आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी देखें, उन पर भी इन्होंने हमला किया है। तो ये तो एक इनकी अजब करप्शन की गजब कहानी है भाई। तो और देखते जाएं कि ऊपर से नीचे तक ये एक सिस्टम चल रहा है जहां ये अपने दोस्तों, अहबाब, क्रोनीज, जानने वालों को नवाज रहे हैं दबादब, और उनको बचना है हर कानून से, हर नैब के इदारे से, हर एहतसाब के अमले से, हर पूछ गछ और जवाबदेही के अमल से। तो ये अजीब और गरीब पाकिस्तान में सिचुएशन बन गई है कि सिर्फ जो ये करप्शन सरकार है, जो दूसरों को डाकू जो चोर कह के सुबह शाम अपने गिरेबान में देखने से बिल्कुल कासिर है। और पाकिस्तान को एक अजीब और गरीब सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि ना ये गवर्नेंस कर पा रहे हैं, ना ये देख पा रहे हैं इर्द गिर्द इनके क्या हो रहा है। और एक 1 बाय 1 के बाद दीगरे हमारे इदारे तबाह होते जा रहे हैं, जो ये डिसमेंटल करते जा रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के अल्लाह ना करे कर रहे हो, क्योंकि और तो कोई वजूहात नहीं नजर आती इस लेवल की तबाही। शहरी रहमान साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस बार हम बात करेंगे सीनियर सहाफी अहमद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, जो कहा गया था इमरान खान की जानिब से कि अगर ऊपर करप्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली नीचे करप्शन ज्यादा होगी, तो अभी जो सूरत हाल है, अभी जो नंबर सामने आए हैं, जो गिफ्ट मिला है पाकिस्तान को, तो यकीनन ये ऊपर ही की गेम है। देखिए, एक तो ये कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इन्होंने दावे और नारे बहुत ज्यादा लगाए कि हम करप्शन कम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं लिया। आप देख लें कि कोरोना के दिनों में भी इतनी करप्शन हुई है कि लोगों ने इसके ऊपर भी आवाजें बुलंद की कि पेपरा रूल्स वायलेट किए गए, एक ही कंपनी को ठेके दिए गए। तो ये सारे करप्शन के जुमरे में आते हैं। दूसरा ये कि कोरोना के दिनों में ही आप देखें कि एक मैं SSO को कोट करता हूँ, वो कहता है कि कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन था तो उन दिनों में हमें जितना पैसा हमने कमाया और खुद लोग देके जाते रहे कि हमें तंग ना करें, तो ये प्लीज हमारा काम चलने दें, तो वो पैसे लोग खाते रहे, पुलिस भी खाती रही है। इसी तरह से कानून के ऊपर और लीगल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कंसर्न रेज किए हैं कि वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा हो रही है। तो अभी भी आप देखें कि गवर्नमेंट के जो अपने मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट के अपने जो MNA MPAs हैं, उनसे आप बात करें, जिन्होंने इमरान खान को भी बताया कि हमारे दौर में लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन का रेट बढ़ गया है। तो इससे साफ वाज़ेह है कि जब तक आपने कोई प्रैक्टिकली डिपार्टमेंटल करप्शन करने के लिए कोई स्टेप लिया ही नहीं, तो करप्शन कैसे खत्म हो गई। आप किसी भी मामले में आप जाके देखें, कोई आपने लाइसेंस बनवाना है, कोई भी काम करना है, पुलिस में काम करना है, तो वो तो उसी तरह से चल रहा है। लेकिन साथ ये है कि रेट जरूर बढ़ गया है।
तो रेट जब बढ़ा है तो परसेप्शन भी बढ़ी है। जब परसेप्शन बढ़ी तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये नंबर आ गया कि 120 में से हम 24 पे चले गए। अफगानिस्तान का आप देखें कि 7 मनाजिल उसने तय करके बेहतरी लाया है, और जो इस सारे जो डेटा के ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनसे सवाल ये है कि सारी दुनिया के बाकी जो नंबर्स हैं, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, वो टॉप नंबर्स पर हैं। इसी तरह से इंडिया है, वहां पर 80 से वो 86 पे चला गया, 6 नंबर, यानी कि करप्शन जो है वहां भी बढ़ी है। तो वहां पे क्यों नहीं हुकूमतें कह रही कि नहीं नहीं ये तो सारा डेटा फ्रॉड है, ये तो पुराने नंबर्स हैं, ये तो सारा खराब है। तो वही रिपोर्ट को कोट किया जा रहा है दुनिया भर में इस टाइम पे। तो हमारे जो स्पोक्समैन हैं, तर्जमान हैं, यहाँ हुकूमती जो एहलकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये डेटा जो है ये फटिंग हुई है, ये खराब डेटा है, ये सही नहीं है। तो भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आप चैलेंज करें, क्योंकि परसेप्शन जो है वो आपका खराब हुआ है। आपने परसेप्शन को ठीक करना है। दुनिया जो है अगर ठीक करेंगे तो आप खुद ही बेहतर हो जाएंगे। ये जो यूरोपियन ममालिक हैं उनका अगर परसेप्शन ठीक है तो वो तो ठीक ही है। तो पाकिस्तान का अगर खराब है तो खराब ही हो रहा है। आप देखें कि 2020 में हम 124 पे हैं, 2010 में हम 140 पे थे, उसके बाद उस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, फिर 100 हम 15 तक आ गए, 15 के बाद फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। यानी 2016-17 के बाद 18 में ये रेट जो है ऊपर जाना शुरू हो गया। ग्राफ साहब बता रहे हैं, उन्हीं के ग्राफ हैं ये, कि पिछले मरतबा हम 120 पे थे, उससे पहले हम 117 पे थे। तो ये ग्राफ जो है खराब हो रहा है। ये इमरान खान साहब की हुकूमत को, इनको चाहिए कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लें करप्शन खत्म करने के लिए। खाली नारे और बुलंद जो दावे हैं उनसे करप्शन खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अहम पहलू उजागर किया आपने अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर बात करते हैं। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजीर आजम कहते थे कि जब ऊपर करप्शन कम हो तो नीचे खुद ब खुद कम हो जाती है। इस ग्राफ के ऊपर जाने पर क्या कहेंगे आप? वजीर आजम साहब की बात जो थी एकदम दुरुस्त थी। आपको याद है कि वो ये भी कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब दुनिया भर में करप्शन का परसेप्शन बढ़ जाता है तो हुकूमत में वज़ीर आज़म चोर होता है। तो ये आज बिल्कुल सामने बात आ गई। पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है, चीनी किस तरह बड़ी महंगी हुई है ये सबको पता है, आटा किस तरह महंगा हो गया ये सबको पता है, अद्वियात में 500 गुना इजाफा है ये सबको पता है। तो ये अवाम का परसेप्शन है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आया है आज, जो दूसरा मरतबा इमरान खान की हुकूमत आने के बाद जिसमें करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के लोगों से ट्रांसपेरेंसी वालों ने पूछा है, कारोबारी हजरात से पूछा है, आम लोगों से पूछा है कि आपको ख्याल से करप्शन बढ़ी है या नहीं बढ़ी, आपकी जिंदगी में आपको ज्यादा करप्शन का सामना करना पड़े? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो ये चीज देखें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम 132 का करप्शन था उसको 117 पे 116 पे लेके आए और 5 साल उसको वहाँ 4 साल मेंटेन करा। और फिर जैसे ही हम गए हैं वैसे करप्शन बढ़ गया और 120 पे चला गया, अब 124 पे चला गया। अल्लाह माफ करे, शायद अगले साल इससे भी बढ़ जाए। तो ये खान साहब के लिए जो ये लम्हा फिक्रिया है, लेकिन खान साहब के जो सपोर्टर्स थे उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि ये हुकूमत ना सिर्फ नाअहल है लेकिन करप्ट भी है। अगर नीयत साफ होती ना खान साहब की और पीटीआई की तो ये काबू पाना मुश्किल नहीं है। नवाज शरीफ ने भी काबू पा लिया था ना। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि हमने लाहौर में एक पीआरटी बस बनाई थी 27 अरब रुपए में, 29 किलोमीटर लंबी थी। इस पे पूरे पीटीआई के लीडरान बशमूल इमरान खान चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस पे करप्शन हुई है, इसमें करप्शन हुई है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं इस पे करप्शन थी 27 अरब रुपए में। उतनी ही लंबी बड़ी बीआरटी इन्होंने पेशावर में बनाई है 105 अरब में। तो भाई अगर 127 अरब में करप्शन थी तो फिर 105 अरब में क्या था? वो तो तीन गुना महंगी कर दी आपने, 4 गुना महंगी कर दी। तो ये थोड़ा सा जो है मतलब शर्म इंसान को आनी चाहिए कि वो लोग जो कि करप्शन की बातें करते थे, उन्होंने जो करप्शन की बाजार गर्म करी है तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। ये लोग हमको ताने देते थे कि तुम बड़ी महंगी एलएनजी ले आए हो, जबकि हम दुनिया की सस्ती तरीन एलएनजी उस जमाने की लेके आए थे, उसी कंपनी से, कतर की, जिससे हमने 13.3 की करके गैस खरीदी है, वो 17.7 की गैस खरीद रहे हैं। तो फिर उसके बाद इनको शर्म नहीं आती है। तो ये किस तरह करप्शन कम करना है? करप्शन खत्म कर दें, खुद ब खुद जो है अच्छे लोगों को लगा दें,
کیوں آپ نے بزدار صاحب کو لگا کے رکھا ہوا ہے لاہور کے اندر؟ کیا آپ کو پورے پنجاب میں 12 کروڑ کے صوبے میں عثمان بزدار سے زیادہ اچھا آدمی نہیں مل سکتا؟ اگر ہم کو عثمان بزدار سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا تو ٹھیک ہے، پھر یہی چلتے رہے گی، یہی چال پہ رہے گی۔ بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے۔ رپورٹ نے پی ٹی آئی کی شفافیت کے دعووں کی کلائی کھول دی ہے۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جو شفافیت کے، میرٹ کے، ایمانداری کے دعوے تھے ان کی کلائی کھول دی۔ پچھلے 2.5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کرپٹ حکومت ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اے ٹی ایمز کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر مبنی فیصلے کرتی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے جو کہ ان کے اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور عوام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کی تائید کی ہے۔ ٹیکسٹائل پالیسی کی منظوری ایک بار پھر مؤخر۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ذیلی کمیٹی میں معاون خصوصی تابش گوہر کو شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوگا۔ وقاص عظیم بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔ جی آج وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ٹیکسٹائل پالیسی کی منظوری ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے، اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے ایک سب گروپ جو کہ پہلے سے موجود ہے اس میں معاون خصوصی گوہر کو شامل کیا جائے گا، اور جو سب گروپ ہے وہ آئندہ 2 ہفتوں میں ٹیکسٹائل پالیسی کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات ای سی سی کو پیش کرے گا۔ آج کے اجلاس یوٹیلٹی اسٹور پر وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور ای سی سی نے وزارت صنعت و پیداوار سے بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا جواز بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ ای سی سی کے اجلاس میں یوٹیلٹی اسٹور پر آئی ٹی سسٹم کی تنصیب کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے، اور سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کو 22 MMCFD گیس اضافی گیس فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ زائرین مینجمنٹ پالیسی کی بھی ای سی سی نے آج منظوری دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر چیف الیکشن کمشنر پر برہم ہو گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے تو استعفیٰ دے کر پینشن انجوائے کریں۔ الیکشن کمشنر نے خیبر پختونخوا میں 18 اپریل کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے چیف الیکشن کمشنر، اراکین اور اٹارنی جنرل کو فوری طلب کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ پنجاب حکومت کا بلدیاتی حکومتیں تحلیل کرنا قانونی تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے اقدام غیر قانونی قرار دینے پر جسٹس فائز عیسیٰ بولے کہ کیا آپ نے پنجاب حکومت کے خلاف غیر آئینی اقدام پر کارروائی کی؟ آئین پر عمل نہیں کرا سکتے تو صاف بتا دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے جمہوریت اب ترجیح ہی نہیں رہی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے جواب دیا کہ جمہوریت ہی اولین ترجیح ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عدالت کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 18 اپریل کو بلدیاتی انتخابات کرائیں گے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے تاحال رولز نہیں بنائے، جس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا ہر بار نئے رولز بنائے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن NCOC کی سفارشات کے 22 الیکشن نہیں کرا سکا، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ NCOC کیا ہے، یہ کس قانون کے تحت بنا۔ جسٹس مقبول باقر نے چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے کر پینشن انجوائے کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ غیر مقبول حکومتیں ہی بلدیاتی انتخابات کرانے سے گھبراتی ہیں، ہم خود ملک کے دشمن ہیں، پاکستان کو بیرونی ملک کے دشمنوں کی ضرورت نہیں، آئین پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے والے سنگین غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، لگتا ہے الیکشن کمیشن آئین سے نہیں کہیں اور سے ہدایات لے رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سے حلف دوبارہ پڑھوایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ آئین کے تابع ہیں، لیکن لگتا ہے کسی اور کے حکم کے انتظار میں ہیں، الیکشن نہیں کرا سکتے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ امریکہ میں کورونا کے باوجود الیکشن ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عام انتخابات 2018 کے بعد سے الیکشن کمیشن فارغ بیٹھا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ملک میں خطرناک صورتحال ہے، قدرت نے آپ کو موقع دیا، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ دوران سماعت عدالت نے اٹارنی جنرل کو KP کہنے پر جھاڑ بھی پلا دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ اوپن بیلٹ کے معاملے پر عدالت میں آئین اور قانون کی بات کی ہے۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو یا نہ ہو یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اوپن بیلٹ کے لیے آئینی ترمیم ہونا ضروری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے مشکور ہیں، انہوں نے بلدیاتی الیکشن پر نوٹس لیا ہے، الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سنجیدہ ہے، صوبوں کے نمائندوں کی موجودگی میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخوں کا تعین کیا جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے
आइन और कानून की बात की है, जो इलेक्शन कमीशन समझता है, ये हमारा व्यू है, कमेंट्स हैं, कोई और डिसएग्री भी कर सकता है। जहाँ तक शफाफियत की बात है तो उस पर हमने कमेंट नहीं किया। हमने कहा है कि ये इसके लिए ओपन हो या ओपन ना हो, इलेक्शन कमीशन का ये इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, सिर्फ ये कहा। और सर अब ये बताएं कि क्या अवाम, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है कि लोकल गवर्नमेंट्स बहुत जल्द होने लगे हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है आप लोगों को कि इलेक्शंस करवाएं लोकल गवर्नमेंट्स। देखिए जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस ली। इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, और ऑलरेडी हमने इस पर बहुत काम कर लिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर एहतसाब अदालत ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को जाती मौलिद से चेकअप की भी इजाजत दे दी है। लाहौर एहतसाब अदालत ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। शाहीन, बताएगा क्या हुक्म दिया अदालत ने? जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने ख्वाजा आसिफ की तरफ से 20 लाख देने की दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर दिया है। अदालत में ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो है उनके वकील ने दरख्वास्त दी थी कि ये 3 MLA रह चुके हुए हैं और लीडर भी हैं, लिहाजा इनको जो है वो 20 लाख दी जाए। अदालत में जेल की तरफ से जो है वो सुबह जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बैरक के अंदर इनको हीटर, टेबल और मैट्रेस की सहूलत जो है वो फराहम कर दी है, जिस पर वकील सफाई का कहना था कि इनको जो है वो मालिश की भी सहूलत फराहम की जाए, जिस पर अदालत ने वो भी जो है वो दरख्वास्त मंजूर उनको। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची बंदरगाह पहुंचने वाले फायर टेंडर्स KMC को ताहाल न मिल सके। फायर टेंडर्स का मामला वफाकी हुकूमत ने सुर्ख फीते की नजर कर दिया। गुज़िश्ता 24 रोज से कराची बंदरगाह पर चीन से आए हुए फायर टेंडर्स की कस्टम ड्यूटी भी ताहाल अदा नहीं की गई है। तो इस तरह कराची बंदरगाह पहुंचने वाले फायर टेंडर्स KMC के ताहाल न मिल सका। फायर टेंडर्स का मामला वफाकी हुकूमत ने सुर्ख फीते की नजर कर दिया। नवीद सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है फायर टेंडर्स का नवीद? जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए जो फायर टेंडर्स मंगाई गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी अब तक जो है कोर्ट पर मौजूद है। अब तक ये फायर टेंडर्स है ये KMC के हवाले की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची पैकेज के तहत 50 फायर टेंडर्स थी जो बरामद किए थे और उनको KMC के हवाले किया जाना था, लेकिन जो है नामालूम वजूहात की बिना पर जो ये अब तक जो है हवाले नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक जो PM जो है जब कराची पहुंचेंगे उसके बाद तकरीब मुनक्किद होगी, जिसके बाद जो फायर टेंडर्स को KMC के हवाले किया जाना है। इसके बाद ये जो मामला है ताखिर का शिकार है। ज़राए का कहना है कि जो फायर टेंडर्स है वो समंदर के माहौल में मौजूद है, जिसके बायस खदशा पैदा हुआ है कि जो फायर टेंडर्स है उनमें खराबी भी आ सकती है और जंग आलूद हो सकती है। तमाम जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से जो है ताखीर की जा रही है हवालगी के हवाले से, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं MKM पाकिस्तान का सेनेट उम्मीदवार कौन होगा। MKM पाकिस्तान ने मुख्तलिफ नामों पर गौर करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर शहाब इमाम, वसीम अख्तर और फैसल सब्जवारी का नाम सिर फहरिस्त है। MKM पाकिस्तान का सेनेट उम्मीदवार होगा कौन? MKM पाकिस्तान ने मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताएगा कौन कौन से नाम सामने आए? जी देखिए, बिल्कुल MKM पाकिस्तान ने जो है वो सेनेट के उम्मीदवार के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर करना शुरू कर दिया है। जो इसमें सबसे फेवरेट नाम अब तक आ रहा है वो डॉक्टर शहाब इमाम का है। उसके साथ साथ साबिक मेयर वसीम अख्तर और फैसल सब्जवारी का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। डॉक्टर शहाब इमाम के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके नाम पर MKM पाकिस्तान के अरकान में कुछ इख्तिलाफात जो है वो सुनने के अंदर आ रहे हैं। शहाब इमाम को जो है वो बैरिस्टर फर्रुख नसीम का करीबी साथी जो है वो कहा जाता है। अब देखना ये है कि MKM किसका नाम जो है वो फाइनल करती है, डॉक्टर शहाब इमाम, वसीम अख्तर या फैसल सब्जवारी में से। अगर हम बात करें सेनेट की जनरल नशिस्त के हवाले से तो MKM की जो है वो एक जनरल नशिस्त बनती है सेनेट के अंदर। जी ठीक है हसन, शुक्रिया आपका। कराची में भी तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात ना लिए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ा है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। तनवीर बहलीम बताएगा तलबा के मुतालबात के हवाले से।
देखिए, पंजाब के बाद अब सिंध में भी जो तलबा हैं उनकी जानिब से ऑनलाइन एग्जाम्स के हक में एहतजाज किया जा रहा है। निजी यूनिवर्सिटी है स्टेडियम रोड पर वाक़, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो तलबा हैं अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं हकूक़ के लिए। उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनसे वादा किया गया था कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाएगा। कैंपस अब जो पढ़ाई नहीं की गई, इसकी वजह से उनका ये कहना है कि वो इस बार ऑनलाइन ही एग्ज़ाम ही देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट की जानिब से सड़क को बंद कर दिया गया है, ये एक अहम शारा है, यहीं से नेशनल स्टेडियम को भी शारा जाती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि जब तक फैसला इंतजामिया वापस नहीं लेती तब तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। गुज़िश्ता 2 घंटे से जो स्टूडेंट है वो सरापा एहतजाज है। ये भी बताएगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं, तो कल HEC का जो फैसला आया है यकीनन उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटीज की जानिब से भी कोई फैसला सामने आया है या इंतजामिया ने यहाँ पे आके तलबा से बात की? देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कैंपस है, जो उनकी मेन ब्रांच है, जो मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद में है। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनको आकर यही बताया तलबा को कि जब तक इस्लामाबाद से फैसला नहीं होता मेन कैंपस की जानिब से, तो जब तक इस्लामाबाद से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें कि बिल हमने वो किया, उसमें प्राइवेट मेंबर बिल था, उस पे 1-2 रोज़ हुए पहले सेनेट में उसको बदकिस्मती से रिजेक्ट कर दिया गया। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि देखें अब वो एक ऐसा बिल था जिसमें कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी जो नौकरी से वाबस्ता जो भी चीज़ें हैं वो उसको एक तरतीब में लाया जाए, उसको एक कानूनी और एक रेगुलेटरी इदारा जो कि इस बात का तयन कर सके कि कोई भी किसी भी जर्नलिस्ट के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, उसको ख़ास कवायद व ज़वाबित के तहत उसकी जो नौकरी है वो वाबस्ता रहे, और इससे एक जो आपको एक ज़हनी एक सुकून और एक वो मिलता है, एक अश्योरिटी मिलती है कि जो भी चीज़ें हों वो उसका एक डिसिप्लिन हो, एक तरतीब हो। बदकिस्मती से अपोजिशन पार्टी बोथ मुस्लिम लीग एंड नवाज लीग उन्होंने इसको अपोज किया। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों अपोज किया, बिकॉज ये बिल तो सहाफ़ी बरादरी के लिए था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नहीं था। ये तो एक ऐसा बिल था जिसमें कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आपका जो रोज़गार है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, और एक ख़ास तरीके से आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी वाबस्तगी है उसमें जो ताल्लुक़ है वो बड़ा फॉर्मल हो, लीगल हो। वो नहीं हुआ। अब बदकिस्मती से हम यही अब सोच रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से करें, बिकॉज ये एक बहुत ही अहम बिल था। वो उसको हम आइंदा किसी तरीके से लाने की उसको कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो आप लोगों की जो इस वक्त पूरा माशरा, पूरी दुनिया में ये कहूँगा, एक वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वनीकी की 6 तालिबात कोरोना का शिकार हो गई। कोरोना केस आने पर स्कूल को सील कर दिया गया है। CEO का कहना है कि स्कूल के अमले और बाकी तालिबात का टेस्ट करवाया जाएगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वनीकी की 6 तालिबात कोरोना का शिकार हो गई। कोरोना केस आने पर स्कूल की सील कर दिया गया है। CEO का कहना है कि स्कूल के अमले और बाकी तालिबात का टेस्ट करवाया जाएगा। रेलवे का IT सर्वर तीसरे रोज भी बहाल न हो सका। बैकअप सिस्टम के बावजूद ट्रेन टिकट्स की फराहमी मुअत्तल है। 21 फरवरी को एडवांस टिकट्स दी जा रही हैं। इसी हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे शोबा IT सर्वर में ब्रेकडाउन है वो ताहाल जारी है, और लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे मौजूद अफसाने बाला जो हैं वो ब्रेकडाउन को ख़त्म करने में ताहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रहे हैं, जिसका खुमियाजा जो है
वो आम मुसाफिर है वो भुगत रहा है। और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो रेलवे एसोसिएशन दफातर हैं वहाँ पर टिकटों की फराहमी है वो ताहाल मुअत्तल है। कुछ मुसाफिर लाइन में खड़े भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कहाँ जा रहे हैं और टिकटों के लिए क्या मामला था यहाँ पे? सर जी बात ये है कि यहाँ पे तकरीबन मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कोयटा, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह 10 बजे का लाइन पे खड़ा हूँ। अभी भी मुझसे जो है ना 10-15 बंदे जो है ना आगे जब वहाँ पे काउंटर पे पहुँचता है। ये भी उम्मीद नहीं कि हमको सीट टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये तीसरा दिन हम लोग ख्वार हो रहा है, आ रहे वापस जा रहे हैं। और वो भी जो हमारा को ये कहता है जब किसी से मतलब यहाँ बगैर लाइन या लाइन पे चला जाता है वहाँ पे पहुँच जाता है, वो कहता है कि बुकिंग तो बिल्कुल नहीं होता है, आपको 21 तारीख तक भी जो है ना आपको नंबर नहीं आएगा, सीट नहीं मिलेगा। अगर टिकट लेना है ओपन टिकट ले लो और गाड़ी में सवार हो जाओ। हाँ, तो यहाँ पर जो लाहौर रेलवे डिवीजन का अमला मौजूद है, ना ही मुसाफिरों को कोई तावन किया जा रहा है, रहनुमाई फरमाई जा रही है। आया टिकट अवेलेबल होगी तो किस टाइम होगी। लोग जो है वो अपनी आपके तहत लाइनों में खड़े होने पर मजबूर है। एक तरफ कोरोना वायरस है, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ खड़े होने पर मजबूर हैं। और ये तमाम तर यहाँ पर खड़े लोग मुतालबा करते भी दिखाई देते हैं कि रेलवे का बाला जो है इस बात का नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द ये सिस्टम को बहाल करें ताकि लोग जो हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फराइज में गफलत पर एसएसपी लाड़काना मसूद बंगिश ने 3 पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद कर दिया। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल खालिक मुगीरी बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, महकमाना गफलत फराइज में जो है कमी के बाद जो है एसएसपी लाड़काना ने 30 पुलिस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया है, जबकि 130 पुलिस एहलकार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिसमें शोर जारी किया है। उनकी जो इंस्ट्रिक्ट है वो जब्त की गई है। जो पुलिस जो एहलकार है और स्थान है इनके खिलाफ ये इल्जाम आते हैं कि ड्यूटी पर अक्सर गैरहाजिर रहते थे, जबकि इनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। ठीक है, एसएसपी लाड़काना मसूद बंगिश ने 30 पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अदाकारा बुशरा अंसारी ने पहली मरतबा मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद का सफर किया। मोटरवे पुलिस ने उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर गुलदस्ते पेश किए। बुशरा अंसारी का कहना है कि पहली मरतबा मोटरवे पर सफर करके खुशी महसूस कर रही हूँ। इससे पहले सफर न करना उनके लिए बाइसे शर्मिंदगी है। इस टाइम हमारे साथ बुशरा अंसारी साहिबा हैं जो कि मोटरवे के थ्रू लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेवल कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि रोड सेफ्टी से मुतालिक ये क्या मैसेज देती हैं। पहली बार मोटरवे देखा है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए भी मोटरवे पे कभी नहीं आई। इत्तेफाक से कभी ट्रैवल में इतना टाइम नहीं मिलता था, और आज जब मैं आई हूँ और मैंने इनको बताया है तो इन सब ने मुझे इतना प्यार से इतना वेलकम किया है। हर मोड़ पे हर जगह पे मेरे लिए ये लोग फूल लेके खड़े थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये लोग अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है। हमारे साथ रहिएगा।